हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर की तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण यानी कि मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस नाम की एक इंपॉर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका डीएससी 5 का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर की मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट की फोर्थ यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारी फोर्थ यूनिट यानी कि राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आप एक सवाल सोचिएगा, भारत में लोग राजनीति पर हर जगह चर्चा क्यों करते हैं और कई देशों में लोग राजनीति से बिल्कुल दूर रहते हैं। मतलब एक ही दुनिया, एक ही लोकतंत्र, लेकिन लोगों की राजनीतिक सोच अलग अलग क्यों होती है। तो यही समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है हमारा पॉलिटिकल कल्चर यानी कि हमारी राजनीतिक संस्कृति को लेकर। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे तुलनात्मक राजनीति का परिचय, उसका स्वरूप और कार्य क्षेत्र, साथ ही जो हमारे दो तरीके की तुलनात्मक राजनीतियां पारंपरिक और आधुनिक, इन दोनों का बनाम करेंगे और साथ ही राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण को समझेंगे। तो चलिए इस यूनिट की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन और तुलना की जाती है। तो किसी भी टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले आपको उस टॉपिक का अर्थ समझना होता है। तो आप एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। तो स्टूडेंट मान लीजिएगा दो दोस्त है, एक राहुल और एक जॉन। तो जो राहुल है वो तो भारत से है और जो हमारा जॉन है वो अमेरिका से है। तो दोनों ही राजनीति की बात कर रहे हैं। राहुल बोलता है कि हमारे यहाँ संसद, प्रधानमंत्री और चुनाव होते हैं। तो वहीं पर जो जॉन है वो बोलता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है। तो अब अगर हम इन दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करें तो इसी को ही हम कहते हैं हमारी तुलनात्मक राजनीति यानी कि हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो स्टूडेंट यानी कि विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और उनकी तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति है। तो ये तो हमने इसका अर्थ समझ लिया। अब आप इसका उद्देश्य समझिएगा, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि अलग अलग देशों में राजनीतिक संस्थाएं, प्रक्रियाएं और शासन व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि अलग अलग देशों की सरकार कैसे काम करती है उसको समझना। राजनीतिक संस्थाएं जो होती है जैसे कि हमारे यहाँ संसद हो गई, न्यायपालिका हो गई, ये किस तरीके से कार्य करती है और इसी तरीके से जो लोगों का राजनीतिक व्यवहार है, जो उनका पॉलिटिकल बिहेवियर है वो कैसा होता है। तो यही इस सब का उद्देश्य है। तो प्रारंभिक समय में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन मुख्य रूप से संविधान, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित था। तो शुरुआत में जो विद्वान थे वे केवल संविधान, संसद, सरकार इनका अध्ययन करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि जो राजनीति है वो सिर्फ संविधान से नहीं चलती, बल्कि इसमें समाज, संस्कृति, विचारधारा और लोगों का व्यवहार भी बहुत ज्यादा प्रभावी होता है और इन सब का भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप और कार्य क्षेत्र। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके स्वरूप और कार्य क्षेत्र के बारे में। तो अब सवाल आता है कि तुलनात्मक राजनीति पढ़ते समय हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका जो क्षेत्र है
इसका जो स्वरूप है वो बहुत ही व्यापक और बहुआयामी है, यानी कि इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। इसे समझने के लिए मान लो एक राजनीति, एक आप इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा जो राजनीति है वो एक बड़ी मशीन है और इस मशीन के कई पार्ट है, जैसे कि आपकी राजनीतिक संस्थाएं हो गई, आपकी संविधान और कानून हो गया। तो इसी तरीके से आप इसको समझिएगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा तुलनात्मक राजनीति है, इसमें हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और उनकी तुलना करते हैं, और साथ ही इसका उद्देश्य है अलग अलग देशों की राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं किस प्रकार से चलती है उसको समझना। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे तुलनात्मक राजनीति के कार्य क्षेत्र के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजनीति जो है वो एक बड़ी मशीन है और इस मशीन के कई पार्ट होते हैं, तो उन पार्ट को ही हम कार्य क्षेत्र के रूप में समझेंगे। जैसे कि आप सबसे पहले बात करते हैं हमारी राजनीतिक संस्थाएं, तो शासन की प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो राजनीतिक संस्थाएं में आपके क्या आ गए, जैसे कि पार्लियामेंट होगा, विधायिका हो गई, एग्जीक्यूटिव होगा जो कार्यपालिका होती है, जुडिशियरी होती है जो न्यायपालिका। तो जो हमारे यहाँ की जो शासन प्रणाली है वो तीन चीजों पर टिकी हुई है, यानी कि जो ये तीन है आपका पार्लियामेंट, सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड जुडिशरी, तो ये तीनों ही एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो इन सभी का अध्ययन हमारा तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आता है। सेकंड जो हमारा आता है वो आता है संविधान और कानूनों का अध्ययन। संविधान और कानूनों का अध्ययन हम करते हैं कि देश किस तरह के कानून से चलता है, ये भी हमें तुलनात्मक राजनीति बताती है। थर्ड आता है राजनीतिक दलों और दबाव समूह की भूमिका का अध्ययन। तो राजनीतिक दो दल होते हैं, जैसे कि आप भारत में देखें, हमारे यहाँ पर बीजेपी है, कांग्रेस है, AAAP है, तो ये सभी हमारे कुछ राजनीतिक दल होते हैं और इन सभी की भूमिका और इनका अध्ययन करना ही हम तुलनात्मक राजनीति में सीखते हैं। फोर्थ आता है हमारा चुनाव प्रणाली और मतदान व्यवहार का अध्ययन। तो चुनाव और मतदान व्यवहार के लोग वोट क्यों देते हैं, किस आधार पर वोट देते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जो चुनाव प्रणाली और मतदान व्यवहार है इनको भी हम समझते हैं। सार्वजनिक नीतियां और प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन, यानी कि जो हमारी पब्लिक पॉलिसी होती है, जो सरकार की नीतियां होती है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरीके से चलती है। इसके अलावा आप कुछ दबाव समूह भी दे सकते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन हो गए, छात्र संगठन हो गए। तो स्टूडेंट यही होते हैं हमारे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में समझने के लिए। तो स्टूडेंट कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग कहते हैं हम विकास देखकर वोट देंगे और कुछ कहते हैं हम जाति देखकर वोट करेंगे, तो यही सब हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर कहलाता है। तो इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है और यह राजनीति के लगभग सभी पहलुओं को शामिल करता है। तो इसीलिए तुलनात्मक राजनीति के लगभग हर पहलू का अध्ययन हमें कराती है। तो यही था हमारे तुलनात्मक राजनीति का कार्य क्षेत्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति के बारे में। तो अब थोड़ा इतिहास समझते हैं स्टूडेंट। तो पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति प्रारंभिक समय में विकसित हुई थी। इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। तो स्टूडेंट पहले जो तुलनात्मक राजनीति पढ़ाई जाती थी उसे कहते थे हम पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति, यानी कि जब स्टार्टिंग हुई तुलनात्मक राजनीति की तो वह हमारी पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति से हुई और इसमें केवल संसद, राष्ट्रपति, संविधान, इन सभी के बारे में ही अध्ययन किया जाता था। तो ये जो अध्ययन था स्टूडेंट, ये मुख्य रूप से पश्चिमी देशों की राजनीति पर केंद्रित था, यानी कि ये जो अध्ययन था ये ज्यादातर पश्चिमी देशों तक सीमित था। तो स्टूडेंट इसमें एक समस्या भी थी। इसमें समस्या क्या थी कि जो हमारा दृष्टिकोण था ये बहुत ही सीमित था, ये केवल पश्चिमी देशों की बात करता था, जो हमारे पूर्वी देशों उनके बारे में बात नहीं करता था। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो हमारी ये राजनीतिक संस्थाएं होती है, इनकी संरचना और इनकी शक्तियों के बारे में हमें पढ़ाया जाता था। मतलब कि राजनीति को सिर्फ संस्थाओं तक सीमित इसमें कर दिया जाता था। तो इस दृष्टिकोण में समाज, संस्कृति और जनता के व्यवहार को कम महत्व दिया गया। तो जो हमारी ये राजनीतिक दृष्टिकोण था इसमें केवल संस्थाएं के बारे में बात की गई और यह अध्ययन ज्यादातर हमारा पश्चिमी देशों तक सीमित था। तो स्टूडेंट इसीलिए ये जो दृष्टिकोण है ये सीमित माना गया और बाद में इसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। तो मान लीजिएगा दो देशों का संविधान बिल्कुल एक जैसा है, तो लेकिन एक देश में लोकतंत्र मजबूत है और दूसरे में कमजोर।
तो क्यों? क्योंकि लोगों की सोच अलग होती है, यही चीज पारंपरिक अध्ययन में नहीं समझाई जाती थी। तो इसीलिए विद्वानों ने कहा कि हमें राजनीति को और व्यापक तरीके से समझना होगा, तो तभी से हमारी जो राजनीति है वो पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति से आधुनिक तुलनात्मक राजनीति पे आ जाती है। तो ये तो हमारी पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति हो गई। अब जो इसका सेकंड स्टेप आया वो हमारा आया आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में। तो अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के बारे में। तो आधुनिक तुलनात्मक राजनीति पारंपरिक दृष्टिकोण की सीमाओं को दूर करने के लिए विकसित हुई थी। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी समझा कि जो हमारा पारंपरिक आधुनिक राजनीति थी, सॉरी, जो हमारी पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति थी, उसमें हमने केवल राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बात करी, लेकिन जो हमारा आधुनिक तुलनात्मक राजनीति है, इसमें अब जो संसद और संविधान थे, इनके साथ ही समाज, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था को भी जोड़ दिया गया। यानी कि जो जो कमी पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति थी, उन सभी को कमी को पूरा करने के लिए हमारी आधुनिक तुलनात्मक राजनीति को विकसित किया गया। तो इसमें केवल संस्थाओं का ही नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट, कि जो हमारे विद्वान थे, उन्होंने कहा कि राजनीति सिर्फ संसद और संविधान नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है समाज, संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था और लोगों का व्यवहार। मतलब अब जो राजनीति है उसको एक पूरा सिस्टम माने जाने लगा था। तो आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति को एक संपूर्ण व्यवस्था यानी कि कंप्लीट सिस्टम के रूप में देखा गया। इसमें राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, विकास और आधुनिकीकरण जैसे विषयों को भी शामिल किया गया। तो अब जो अध्ययन था उसमें कुछ नए विषय शामिल हो गए, जैसे कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर हो गया, यानी कि राजनीतिक संस्कृति हो गई। इसी तरीके से राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण, जो ये हमारे विषय थे, ये सभी हमारे आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में जोड़ दिए गए। तो इस दृष्टिकोण ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक और व्यापक भी बना दिया। तो इससे जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन था वो ज्यादा वैज्ञानिक भी हो गया और ज्यादा व्यापक भी बन गया था। तो यही था हमारा आधुनिक तुलनात्मक राजनीति। तो यही थे हमारे तुलनात्मक राजनीति के दो रूप, प्रारंभिक और आधुनिक, जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण को लेकर। तो अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, पॉलिटिकल कल्चर यानी कि राजनीतिक संस्कृति को लेकर। तो राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसके अनुसार किसी समाज के लोगों की मान्यताएं, मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट, सरल भाषा में किसी समाज के लोगों की मान्यताएं, विश्वास, मूल्य, राजनीतिक सोच, यही सब मिलकर बनाते हैं हमारे पॉलिटिकल कल्चर यानी कि राजनीतिक संस्कृति को। तो आप इसको एक मजेदार उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिएगा भारत में अगर आप किसी चाय की दुकान पर बैठ जाओ तो 10 मिनट में क्या होगा? कोई बोलेगा मोदी सही है, दूसरा बोलेगा नहीं भाई विपक्ष सही है, तीसरा बोलेगा सब नेता खराब है। तो ये जो बातचीत है, ये जो व्यवहार है, यही है हमारा पॉलिटिकल कल्चर। तो राजनीतिक संस्कृति यह बताती है कि लोग, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति किस प्रकार की सोच रखते हैं। मतलब लोग राजनीति को कैसे देखते हैं। तो स्टूडेंट, यदि किसी समाज में लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होते हैं तो वहां लोकतंत्र अधिक स्तर होता है। तो यहां पर आप दो पहलू समझिएगा, एक देश जहां पर लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत है और दूसरा जिसमें राजनीति के प्रति लोग उदासीन है। तो जहां पर लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हो वहां पर जो लोकतंत्र है वो भी मजबूत होता है, लेकिन अगर कहीं पर लोग राजनीति से उदासीन होते हैं तो वहां पर जो लोकतंत्र है वो उदासीन हो जाता है। यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत तो हमारा जो लोकतंत्र है वो भी मजबूत, और लोग राजनीति से उदासीन हुए तो हमारा जो लोकतंत्र है वो भी कमजोर हो गया। तो इसके विपरीत यदि लोगों में राजनीति के प्रति उदासीनता या अविश्वास हो तो राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो सकती है। तो इसीलिए राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन राजनीति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो स्टूडेंट, इसीलिए इसका जो अध्ययन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट, इसीलिए जो हमारा राजनीतिक संस्कृति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब तक हमने समझा कि जो राजनीति थी वो सिर्फ संस्थाओं से नहीं समझी जा सकती थी। तो अब इसमें राजनीति को कैसे देखा जाता है, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, उसको भी हमने समझ लिया, जिसका मतलब था किसी समाज के लोगों की मान्यताएं, विश्वास, मूल्य, राजनीतिक सोच, ये सभी मिलकर ही राजनीतिक संस्कृति बनाते हैं। तो इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको और समझाना चाहूंगा ताकि आप जो अच्छे से इसको समझ पाए। मान लीजिएगा दो दोस्त है,
फर्स्ट हमारा राम और सेकंड हमारा केंजी। तो जो राम है वो भारत से है और जो केंजी है वो जापान से है। तो राम कहता है कि यार नेता सब भ्रष्ट है और केंजी कहता है कि हमारे यहाँ नेता को बहुत सम्मान मिलता है। तो अब दोनों की सोच अलग क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट दोनों देशों का जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो राजनीतिक संस्कृति है वो अलग है। अगर किसी समाज में लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होते हैं तो लोकतंत्र भी मजबूत होते हैं, लेकिन अगर लोगों की राजनीति पर भरोसा ही नहीं है तो वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी कमजोर हो जाती है। तो यही था हमारा राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रोनाल्ड इंगलहार्ट उत्तर भौतिकवाद के बारे में। तो स्टूडेंट एक महत्वपूर्ण विचारक अब हमारे जो आते हैं सामने, वे हमारे आते हैं रोनाल्ड इंगलहार्ट। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे रोनाल्ड इंगलहार्ट जी है। तो इन्होंने क्या किया आप उसको समझिएगा। तो रोनाल्ड इंगलहार्ट ने समाज के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को समझाने के लिए उत्तर भौतिकवाद की अवधारणा प्रस्तुत करी। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया पोस्ट मैटेरियलिज्म, यानी कि उत्तर भौतिकवाद। तो स्टूडेंट मान लीजिएगा, आप इसको समझिएगा, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इसको समझाता हूं। मान लो एक गरीब व्यक्ति है, उसे सबसे ज्यादा चिंता किस चीज की होगी? खाने की, पैसे की और नौकरी की। लेकिन जब उसकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती है तो वह सोचता है स्वतंत्रता, लोकतंत्र, पर्यावरण और मानवाधिकार के बारे में। तो इसी जो बदलाव है, ये जो परिवर्तन था, इसी को कहा उन्होंने पोस्ट मैटेरियल वैल्यूज। तो उनके अनुसार आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के साथ लोगों के मूल्य में भी परिवर्तन होता है। यानी कि जब समाज समृद्ध हो जाता है तो जो लोगों की प्राथमिकता है स्टूडेंट, वे भी बदलने लगती है। तो जब समाज में मूलभूत आवश्यकताएं, यानी कि उनके जो खाने पीने और पैसे की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, तो लोग केवल आर्थिक सुरक्षा पर नहीं बल्कि जो उनकी स्वतंत्रता, जो उनकी सहभागिता और जो जीवन की गुणवत्ता है, उन सभी पर भी महत्व देने लगते हैं। तो इन सभी परिवर्तन को, इस सभी जो हमारा परिवर्तन हुआ, इसको ही हम कहते हैं उत्तर भौतिकवाद मूल्य है। तो योगी हमारा इंगल हार्ट जी ने दिया था, रोनाल्ड इंगल हार्ट जी ने। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी का जो पॉइंट आता है वो आता है कमी परिकल्पना। तो चलिए जो ये हमारा कमी परिकल्पना का जो सिद्धांत है उसको हम समझ लेते हैं। तो कमी परिकल्पना के अनुसार लोग उन चीजों को अधिक महत्व देते हैं जो उन्हें कम मात्रा में उपलब्ध होती है। तो स्टूडेंट जो हमारा कमी परिकल्पना सिद्धांत है, जिसे हम सेक्रेटरी हाइपोथेसिस भी कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार लोग उन्हीं चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो उन्हें कम मिलती है। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। अगर किसी गांव में पानी की कमी है तो वहां जो लोग हैं वे सबसे ज्यादा किसकी बात करेंगे? तो वहां के जो लोग हैं वे ज्यादातर बात करेंगे पानी की। लेकिन अगर सब कुछ उपलब्ध है तो वहां पर लोग क्या की बात करेंगे? वहां पर लोग बात करेंगे स्वतंत्रता, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता के बारे में। तो यही है हमारा कमी परिकल्पना, यानी कि यदि किसी समाज में आर्थिक संसाधनों की कमी होती है तो लोग भौतिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन जब हमारा जैसे जैसे उनकी जो आर्थिक संसाधन होते हैं, जो उनकी अपनी पर्सनल चीजों की जो पूर्ति है वो होने लगती है, जब समाज समृद्ध हो जाता है तो उसके बाद जो लोग होते हैं वे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व देने लगते हैं। तो यही था हमारा कमी परिकल्पना का सिद्धांत। इसके बाद सेकंड जो हमारी परिकल्पना आती है वो हमारा आता है समाजीकरण परिकल्पना। तो अब हम बात कर लेते हैं समाजीकरण परिकल्पना के बारे में। तो समाजीकरण परिकल्पना के अनुसार व्यक्ति के मूल्य उसके बचपन और युवावस्था के अनुभव से प्रभावित होते हैं। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा समाजीकरण परिकल्पना है, इसमें व्यक्ति के मूल्य उसके बचपन और युवावस्था के अनुभव से बनते हैं। मान लीजिएगा अगर किसी बच्चे ने बचपन में गरीबी देखी है तो वह बड़ा होकर पैसे और नौकरी को ज्यादा महत्व देगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का पालन पोषण एक समृद्ध समाज में हुआ है तो वो किस चीज को महत्व देगा? वो महत्व देगा स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और मानवाधिकार को लेकर। तो जिस सामाजिक और आर्थिक वातावरण में व्यक्ति का विकास होता है वह उसके मूल्य को ही निर्धारित करता है। तो इसीलिए विभिन्न पीढ़ियों के मूल्य के जो अंतर है वे हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए अलग अलग पीढ़ियों के मूल्य अलग अलग होते हैं। तो यही था स्टूडेंट हमारा सामाजिकीकरण परिकल्पना, जो कि मैंने आपको समझा दिया। थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा आता है भौतिकवाद बनाम अभौतिकवाद के बारे में। यानी कि अब हम समझते हैं हमारे दो प्रकार के मूल्य, फर्स्ट भौतिकवाद, सेकंड अभौतिकवाद। तो सबसे पहले आप भौतिकवाद के बारे में समझिएगा। तो भौतिकवाद में लोग आर्थिक सुरक्षा, रोजगार और जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को अधिक महत्व देते हैं। यानी कि स्टूडेंट जो हमारे भौतिकवादी मूल्य हो गए, इसमें लोग महत्व किसको देंगे? नौकरी को,
आर्थिक सुरक्षा को, भोजन को और जीवन की मूलभूत जरूरतों को। यानी कि जो हमारे सबसे पहले फर्स्टली प्रियोरिटी वाले जो मूल्य आते हैं उनको ही हम भौतिकवादी मूल्य कहते हैं। सेकंड जो हमारे आते हैं अभौतिकवाद मूल्य, जो कि हमारी जो जरूरतें हैं, जो जीवन के मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करने के बाद आते हैं, उनको ही हम अभौतिकवादी मूल्य कहते हैं। तो अभौतिकवाद में लोग स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और पर्यावरण जैसे मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं। तो आधुनिक समाजों में धीरे धीरे अभौतिकवादी मूल्यों का विकास हो रहा है। तो जैसे कि आप देखिए, कोई आपका विकसित देश है और कोई विकासशील देश है। तो विकासशील देशों में जो लोगों की भौतिकवादी यानी कि जो जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं, तो जो भौतिकवादी मूल्य है वे चल रहे हैं। लेकिन जो हमारे विकसित देश है उनमें लोगों के भौतिकवादी मूल्य कंप्लीट हो गए हैं। अब वे अपने अभौतिकवादी मूल्य यानी कि स्वतंत्रता, मानव अधिकार, इन सभी पर ध्यान दे रहे हैं। तो यही था हमारा रोनाल्ड इंगलहार्ट जी का उत्तर भौतिकवाद का परिकल्पना, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था उपसंस्कृति को लेकर। तो उपसंस्कृति का जो हमारा ये टॉपिक है, तो ये हमारा दिया डेनिस कवनगंज जी ने। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारे डेनिस कवनगंज जी है। तो ये हमारे एक महत्वपूर्ण विचारक है और इन्होंने कहा कि एक ही समाज में कई पॉलिटिकल सब कल्चर्स होते हैं। यानी कि डेविस कवनगन ने राजनीतिक संस्कृति के भीतर मौजूद विभिन्न उपसंस्कृतियों की अवधारणा प्रस्तुत करी। यानी कि जो हमारा संस्कृति थी वो तो थी, लेकिन हमारे डेनिस कवनगन जी ने कहा कि संस्कृति के अंदर भी कुछ छोटी छोटी उपसंस्कृतियां होती है। तो उपसंस्कृति का आप अर्थ समझिएगा। उपसंस्कृति का अर्थ है समाज के भीतर ऐसे समूह जिनकी मान्यताएं और दृष्टिकोण मुख्य संस्कृति से कुछ अलग हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ही समाज में कई पॉलिटिकल सब कल्चर्स होते हैं, मतलब समाज के अलग अलग समूहों की राजनीतिक सोच अलग हो सकती है। तो भारत में अगर आप देखें, ग्रामीण लोग हो गए, शहरी लोग हो गए, युवा हो गए, बुजुर्ग हो गए, यानी कि इन सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी राजनीतिक सोच अलग अलग हो सकती है। तो ये जो हमारी उप संस्कृतियां है, इनके कारण ही राजनीति में विभिन्न प्रकार के विचार और दृष्टिकोण हमें दिखाई देते हैं। तो यही था हमारा उप संस्कृति। इसी में हमारा एक पॉइंट आता है अभिजात वर्ग बनाम जन संस्कृति को लेकर। तो स्टूडेंट, हम इसमें बात करेंगे कि जो हमारा समाज है उसमें दो प्रमुख प्रकार की राजनीतिक संस्कृति देखी जाती है। फर्स्ट हमारा इलाइट कल्चर और सेकंड हमारा मास कल्चर। तो इलाइट कल्चर यानी कि अभिजात वर्ग, और सेकंड जो हमारा आता है मास कल्चर यानी कि जन संस्कृति। तो अभिजात वर्ग की संस्कृति में शिक्षित और प्रभावशाली वर्ग की सोच और दृष्टिकोण शामिल होते हैं। तो इलाइट कल्चर यानी कि अभिजात वर्ग क्या है? तो स्टूडेंट, यह हमारा शिक्षित और प्रभावशाली वर्ग की संस्कृति होती है। जैसे कि आप देखें, नेता, अधिकारी, बुद्धिजीवी, तो ये सभी हमारे अभिजात वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है मास कल्चर यानी कि जन संस्कृति। तो जन संस्कृति में सामान्य जनता के विचार और मान्यताएं शामिल होती है। तो यह आम जनता की संस्कृति होती है। तो स्टूडेंट, आप बात करें जो अभिजात वर्ग है, आप समझिएगा ये एक तरीके से बड़े लोगों के लिए होता है, जो हमारे नेता हो गए, अधिकारी हो गए, और जो हमारा जन संस्कृति हो गया वो हमारा सामान्य जनता की एक संस्कृति होती है। तो इन दोनों के बीच अंतर होने के कारण राजनीति में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। तो कई बार इन दोनों की जो सोच है वो अलग होती है, जिससे कि जो राजनीति है उसमें भी मतभेद पैदा होने लगते हैं। तो यही था हमारा अभिजात वर्ग बनाम जन संस्कृति। सेकंड हमारा आता है अभिजात वर्ग के भीतर सांस्कृतिक विभाजन को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं अभिजात वर्ग के भीतर सांस्कृतिक विभाजन क्या क्या है। तो अभिजात वर्ग के भीतर भी विभिन्न विचारधाराएं और मतभेद हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा इलाइट वर्ग है उसके अंदर भी हम कई प्रकार के मतभेद देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, आप राजनीतिक दलों को ही देख लो, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज है। तो ये सभी हमारे जो अलग अलग विचारधाराएं है वे है। तो राजनीतिक दलों, विचारधाराओं और नीतियों के आधार पर अभिजात वर्ग में विभाजन देखा जा सकता है। तो यह जो विभाजन है ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और बहस को जन्म देता है। यानी कि सभी नेता इलाइट वर्ग में आते हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो अलग अलग होती है। इसीलिए जो हमारा अभिजात वर्ग है उसके अंदर भी कुछ सांस्कृतिक विभाजन हमें देखने को मिलते हैं। तो यही था अभिजात वर्ग के भीतर सांस्कृतिक विभाजन। इसके बाद थर्ड हमारा आता है पीढ़ीगत उपसंस्कृति को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं पीढ़ीगत उपसंस्कृति के बारे में। तो विभिन्न पीढ़ियों के बीच मूल्यों और दृष्टिकोणों में अंतर पाया जाता है।
तो यहाँ पर पीढ़ियों के बीच अंतर की बात होती है। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेगा। मान लीजिएगा दादाजी कहते हैं हमारे समय में नेता बहुत ईमानदार थे, और जो पोता है वो कहता है कि आज के समय में सब करप्ट है। यानी कि युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की जो राजनीतिक सोच है वो अलग अलग हो सकती है। इसे ही हम कहते हैं पीढ़ीगत उपसंस्कृति। तो युवा पीढ़ी अक्सर नए विचारों और परिवर्तनों को अधिक स्वीकार करती है, लेकिन जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वे पारंपरिक मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं। तो यही कारण है कि जो दोनों पीढ़ी है उनमें अंतर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार पीढ़ीगत अंतर भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। तो यही था हमारा पीढ़ीगत उपसंस्कृति, जिसके साथ ही हमारा उपसंस्कृति का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है एंटोनियो ग्राम्स्की द्वारा आधिपत्य। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे एंटोनियो ग्राम्स्की द्वारा आधिपत्य के बारे में। तो आधिपत्य क्या है सबसे पहले आप समझिएगा। तो एंटोनियम ग्राम्स्की जी ने जो हमारा ये विचार है वो प्रस्तुत किया। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे एंटोनियम ग्राम्स्की जी है। तो उनके अनुसार समाज में केवल राजनीतिक शक्ति ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक शक्ति भी महत्वपूर्ण होती है। तो उन्होंने कहा कि समाज में सिर्फ सत्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं होती बल्कि जो सांस्कृतिक और वैचारिक है वो भी होती है। यानी कि समाज में जो सत्ता है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक और वैचारिक सत्ता भी होती है। तो शासक वर्ग अपनी विचारधारा और मूल्यों को समाज में इस प्रकार स्थापित करता है कि लोग उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने लगते हैं, और इसी स्थिति को हम कहते हैं आधिपत्य। तो स्टूडेंट जो शासक वर्ग है वो अपनी विचारधारा को इस तरीके से फैलाता है कि लोग उसे स्वाभाविक मानने लगते हैं, और इसे ही कहते हैं हम हेजीमोनी यानी कि आधिपत्य। तो यही था हमारा एंटोनियन ग्राम्स्की जी का आधिपत्य सिद्धांत। इसके बाद इसमें ही हमारा एक पॉइंट आता है इतिहास में मार्क्सवादी सिद्धांत में ग्राम्स्की का योगदान। यानी कि जो हमारे ग्राम्स्की जी थे उन्होंने किस तरीके से योगदान दिया, उनके योगदान को हम समझ लेते हैं। तो ग्राम्स्की ने मार्क्सवादी विचारधारा को एक नया दृष्टिकोण दिया। तो जो एक नया दृष्टिकोण दिया उसको देते हुए उन्होंने बताया कि समाज में जो सत्ता है वो केवल आर्थिक शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभाव के माध्यम से भी कायम रहती है। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी सत्ता है वो केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभाव से भी हमारी प्रभावित होती है। तो इसीलिए जो इतिहास में मार्क्सवादी सिद्धांत में ग्राम्स्की जी का योगदान है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। सेकंड हमारा आता है आधिपत्य को समझना। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आधिपत्य का सिंपल सा अर्थ यही हुआ समाज पर वैचारिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करना। और इसमें जो शासक वर्ग होता है वो अपनी विचारधारा को समाज के सामान्य विचार के रूप में स्थापित करता है, जिससे कि जो लोग है वो उस व्यवस्था को स्वाभाविक और उचित मानने लगते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है बुद्धिजीवियों की भूमिका। तो जो हमारे ग्राम्स्की जी थे उन्होंने कहा कि जो बुद्धिजीवी है वे ही हमारे समाज में विचार और हमारे जो मूल्य है उनको फैलाते हैं। तो वे ही हमारे समाज के विचारों को प्रभावित करते हैं और वही हमारे राजनीतिक परिवर्तन में भी योगदान देते हैं। तो यही था हमारा बुद्धिजीवियों की भूमिका। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है सामाजिक पूंजी यानी कि पुटमैन संदर्भ को लेकर। तो सोशल कैपिटल यानी कि सामाजिक पूंजी क्या था, आप इसका अर्थ समझिएगा। तो सामाजिक पूंजी का अर्थ समाज में लोगों के बीच विश्वास, सहयोग और सामाजिक संबंधों से है। यानी कि सोशल कैपिटल का मतलब है समाज में विश्वास, सहयोग और सामाजिक संबंध। तो जब समाज में सामाजिक पूंजी अधिक होती है तो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं और लोकतंत्र मजबूत होता है। तो स्टूडेंट अगर समाज में सोशल कैपिटल जाता है तो जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा, अगर सोशल कैपिटल कम है तो जो लोकतंत्र है वो कमजोर होगा। आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा अगर लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वे मिलकर काम करेंगे, लेकिन अगर भरोसा नहीं होगा तो लोकतंत्र जो है वो कमजोर हो जाएगा, वे मिलकर कार्य नहीं करेंगे। तो सामाजिक पूंजी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यही था हमारा सामाजिक पूंजी, जिसके साथ ही हमारा एंटोनियम ग्राम्स्की द्वारा आधिपत्य का जो सिद्धांत है वो खत्म होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट निष्कर्ष में हम देख लेते हैं कि आज की जो पूरी चर्चा है उसको हम संक्षेप में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक और आधुनिक दोनों दृष्टिकोण के बारे में, जो कि हमारे राजनीतिक विज्ञान के बहुत ही मुख्य दृष्टिकोण है। तो पहले इसका जो अध्ययन था वो केवल सांस्कृतिक
या संस्थाओं तक सीमित था, लेकिन आधुनिक समय में जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है, इसका जो अध्ययन है वो हम समाज और संस्कृति को शामिल करके करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे रोनाल्ड इंगलहर्ट, डेनिस कवनगन और एंटोनियन ग्राम्स्की जैसे जो विचारक थे, उन्होंने हमारे राजनीतिक संस्कृति को समझने के लिए अलग अलग प्रकार की दिशा प्रदान करी। तो राजनीतिक संस्कृति राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका हमारे लिए बन गई। तो इन्हीं विचारों के माध्यम से हमने ये समझा कि जो समाज के मूल्य, विचार और संस्कृति है, वे राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो इसीलिए जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक संस्कृति है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी 4th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।